नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं इल्क्विस्ट न्यूज चैनल। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में हुए तबादलों के चलते हमीरपुर में महिला पुलिस अधिकारी की तैनाती की गई है, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक के पद पर डॉक्टर आकृति शर्मा की तैनाती हुई है। आज पत्रकारों से पहली मुलाकात के अवसर पर आकृति शर्मा ने कहा कि महिला सुरक्षा और अपराधों पर नियंत्रण करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। तो हम देखें आकृति शर्मा का क्या कहना है। बताते चले कि आकृति शर्मा हमीरपुर को भली भांति जानती है, क्योंकि उनके स्कूल के दिन यहीं गुजरे हैं जब उनके पिता आर.एम. शर्मा जी यहां पर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। तो ये पूरा प्रयास किया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये देखें कि कहां पार्किंग के स्पेसेस क्रिएट किए जा सकते हैं, कहां हम किस तरीके से जो रोड यूजर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए किस तरीके से हम ट्रैफिक प्लान कर सकते हैं। क्योंकि आज मैंने ये ज्वाइन किया है तो आज के दिन में मेरे लिए बोल पाना मुश्किल है कि मैंने क्या प्लान सोचा है, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा टू अंडरस्टैंड थिंग्स। लेकिन यही प्रयास करूंगी कि अपनी तरफ से मैं जब तक यहाँ पर एज एसपी हमीरपुर में मैं हूँ, मैं ट्रैफिक के लिए जो हमसे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बन पाएगा जरूर करें। मैडम, पुलिस टीम में आपका जो है नशाखोरों के खिलाफ एक बड़ा आत्मविश्वास है, इसमें क्या होगा? जी बिल्कुल। इस जो मेरा ये मुझे नया असाइनमेंट मिला है, इसमें दो मुख्य प्रायोरिटीज जो मैंने अपने लिए सोची और जो कि हमें पुलिस मुख्यालय द्वारा भी समय समय पर जो हमें डायरेक्शन मिलती है उसके अनुसार सबसे ऊपर जो है वो है नशा। और नशा एक ऐसी चीज है जो आजकल मुझे ऐसा लगता है हर घर में धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। हमारे हमीरपुर में बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पर बच्चे बाहर से भी पढ़ते हैं। ठीक है, आजकल कोरोना काल चल रहा है तो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नशा फिर भी बढ़ ही रहा है। कोरोना काल में भी नशा जो है आप देखते होंगे, जब इवन ये सब चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तब भी नशे का कारोबार चल रहा था। तो जिस समय मुझे याद है कि जब मैं पहले भी यहाँ पर एसएचओ रही तो यहाँ पर बहुत अच्छी टीम्स थी और अब मैं दोबारा से उन सब टीम्स को गठित करूंगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम सबसे पहले जो हमारे बच्चे हैं, जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको जागरूक करें। अगर स्कूल्स नहीं लग रहे हैं तो हम ऑनलाइन तरीके से उनको जागरूक करें कि किस तरीके से जो नशा है वो किस तरीके से इफेक्ट करता है। और सिमिलरली जो नशे के बड़े स्मगलर्स हैं जो बाहर से नशे का सामान मंगाते हैं और यहाँ पर हमारी जनरेशन को खराब कर रहे हैं, तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि हम नशा तस्करों के ऊपर अपनी नकेल कसें। मैं जब यहाँ पर बैठी, मैं इस कुर्सी पर बैठी, तो मैंने सबसे पहले बोर्ड पर देखा कि 1999 में 3 महीने के लिए मेरे पिताजी यहाँ पर एसपी थे और उसके बाद 2000 से 2002 तक वो यहाँ पर एसपी रहे। और मैंने आज जो वर्दी पहनी है इसकी देन मेरे पिताजी हैं। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया है और उनके अच्छे काम को देखकर ही मैंने जिंदगी में आईपीएस बनने का सपना देखा था। और मैं प्रभु की बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपने बड़ों के आशीर्वाद से, आप सबकी बेस्ट विशेस से कि आज मैं उसी कुर्सी पर बैठी हूँ जहाँ मेरे पिताजी बैठे थे। और मैं आशा करती हूँ कि जिस तरीके से मेरे पिताजी ने इस कुर्सी के साथ न्याय किया, मैं भी उसी तरीके से प्रयास करूंगी और इस कुर्सी के साथ न्याय करूंगी। एक महिला होने के नाते महिलाओं के ऊपर आपराधिक घटनाएं और अपराध बढ़ रहे हैं, क्या चुनौती रहेगी? आप किस तरह देखते हैं और इस पर कैसे करनी है? क्योंकि मैं एक महिला अधिकारी हूँ और एक वर्दीधारी महिला अधिकारी हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है महिलाओं को जागरूक करना, उनके राइट्स के बारे में। जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, डाउरी है और आजकल जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं बच्चों के साथ होते हैं, पॉक्सो है, ये एक तरीके से छुपा हुआ है। बहुत ऐसी भी चीजें हैं जहाँ रिपोर्टिंग नहीं होती क्योंकि लोग रिपोर्ट करने से डरते हैं। लोगों को ज्ञान नहीं है कि मेरे राइट्स क्या हैं, मुझे सरकार द्वारा क्या इस चीज में मदद मिल सकती है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, सबसे पहले तो हम उनको जागरूक करेंगे कि उनके राइट्स क्या हैं। सर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे लॉज बने हैं, जो हमारे स्पेशल लॉज बने हैं, जो कि बनाए गए हैं, वो किस तरीके से उनकी मदद करते हैं, उनके राइट्स के बारे में उनको जागरूक करना। उसके बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा जो जो विभिन्न स्कीमें चलाई गई हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो जो विभिन्न कदम उठाए गए हैं, चाहे कहीं पर सीसीटीवी कैमरा लगाना है, चाहे वो शक्ति बटन ऐप को डाउनलोड करना है, चाहे जो हमारी महिला अधिकारी हैं, जो हमारे थानों में लेडी कांस्टेबल्स हैं, जो हमारे वुमेन थाना है, इसके बारे में घर घर तक पहुंचाना
ताकि लोग एक्सेसिबल हों, लोग अपनी बात रखें और लोगों को ये ना लगे कि मुझे डर लग रहा है पुलिस तक पहुंचने के लिए। तो ये प्रयास पूरा करेंगे कि जितनी भी महिलाएं हमीरपुर जिला में हैं, वो जिस भी प्रॉब्लम से क्राइम में जो भी जूझ रही हैं, उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास रहेगा। साथ ही साथ उनको जागरूक करना उनके राइट्स के बारे में, ये भी एक प्रयास रहेगा। मैडम सीसीटीवी की बात की है अभी आपने ना, जो शहर है हमीरपुर शहर, यहाँ लंबे समय से देखा जा रहा है कि जैसे जो मेन जो यहाँ पे जो पॉइंट है, चाहे वो गांधी चौक हो और बीच का बाजार का है, तो यहाँ पे जो सीसीटीवी वो अक्सर खराब रहते हैं। हमेशा इसकी कंप्लेन भी होती रहती है कि ये क्योंकि होना चाहिए चालू है, शहर के बीच में है, कुछ भी होता है दुर्घटनाक्रम। अभी कोई 1.5 साल पहले यहाँ पे चौक में ही एक लेडीज को रात को व्यक्ति ने पीटा बुरे तरीके से, बहुत बुरी हालत से उसको पीटा, तो खून से लथपथ थी वो, पर वो कोई सीसीटीवी था नहीं वहाँ पे, तो वो नहीं आ पाया कि कौन था कौन नहीं था। हालांकि बाद में आइडेंटिफाई किया भी होगा उसको। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब जरूरत पड़ती है, जैसे शहर का मेन चौक है ये बिल्कुल हार्ट में है सिटी के, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये जो है इस तरफ आप जरूर देखिए, जैसे कुछ पॉइंट है, जैसे यहाँ पे अणु है ऊपर, इस तरफ की पक्का ग्रो आता है, जहाँ पे एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जबकि रात को गाड़ी वाले कोई जा रहे थे या कोई भी निकला तो उसके साथ मारपीट हुई और बहुत बुरी तरीके से पीटा गया व्यक्तियों को। इस तरह की खबरें आती रहती हैं हमारे पास। तो मैं चाहूंगा कि ये जो खासकर जो पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है शहर के, वहाँ पे जरूर आप ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल, आपका जो पॉइंट है बिल्कुल सही है और आज के इस युग में सीसीटीवी की वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपके माध्यम से मैं हमीरपुर की जनता से, हमीरपुर के उन ऐसे लोगों से अपील करती हूँ जिनमें इतना सामर्थ्य है, जो हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, हमें मदद दे सकते हैं, चाहे वो व्यापार मंडल है, चाहे वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज हैं, चाहे वो RWAs है, अगर यहाँ पर कहीं भी कॉलोनीज बनी हुई हैं, हम लोग मिलकर प्रयास करें कि हम लोग वहाँ पर नाइट विजन के कैमराज लगाएं। ऐसा बहुत होता है, सीसीटीवी लगाया जाता है, सीसीटीवी खराब हो जाता है, जैसे आपने बताया। सीसीटीवी दिन के समय में बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन रात को अगर वहां कोई बात होती है, बिकॉज वो नाइट विजन नहीं है, वो सस्ता वाला सीसीटीवी लगाया गया है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं इसे जरूर ध्यान रखूंगी और इसे हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि एटलीस्ट जो हमारा शहर है, सबसे पहले इसको सीसीटीवी से पूरा हम इसको सज्जित करें। उससे क्या होगा कि हम क्राइम को भी प्रिवेंट कर पाएंगे और लोगों में भी एक सुरक्षा का भाव रहेगा। तो ये प्रयास जरूर करें। जैसे जो पोक्सो के मामले रहते हैं यहाँ पे, वो बहुत ज्यादा दिखते हैं, मतलब हर आपको हफ्ते में 1.5 हफ्ते में इस तरह का मामला आ जाता है। लेकिन कुछ चीजें मुझे लगता है कि उसको एकदम से नहीं रोका जा सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये समझता हूँ क्योंकि हमारे देखिए हम भी, हमारे घर में बच्चे हैं, बेटियां हैं, पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर पाती कि जैसा थोड़ा सा डर बन जाए। देखिए हम जर्नलिस्ट हैं तो हमारे मन में भय रहता है कि यार हम कुछ गलत करेंगे, लोग थोड़ा सा विश्वास करते हैं हमारे ऊपर। तो ऐसा जो इस तरह के शरारती तत्व रहते हैं बहुत सारे, तो जो मैंने बात की, जैसे छोटी बच्चियों की बात मैंने की, बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं, हर 5 दिन 10 दिन ऐसा मामला यहाँ पर होता है। तो कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी स्टिकनेस हो मैडम, या कोई ऐसी मुहिम चले, ऐसी ड्राइव चले कि कम से कम जो बच्चे हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा पीड़ा होती है उनके पेरेंट्स को। जब किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है ना, तो सबसे ज्यादा जो उनका जो फादर मदर होते हैं वो सफर होते हैं बहुत ज्यादा, और वो ये चीजें ऐसी होती है खाली लोग शायद भूलते नहीं हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जरूर मैडम इस पे कुछ हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें, मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ और बहुत सी चीजें मानसिक तौर पर किस तरीके से होती हैं वो हमें पढ़ाया जाता है और साइकोलॉजी भी मेरा ऑप्शन रहा है। ये जो सेक्सुअल ऑफेंडर होते हैं ये एक मानसिक विकार है, एक तरीके से प्रूवन हो चुका है। तो इसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो प्यूनिटिव जो आप कह रहे हैं कि जहां पर डर हो, और डर होता है लॉ। डर होता है कि अगर मुझे पकड़ा गया तो मुझे सजा होगी और मुझे लास्ट तक पूरा वो जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको फेस करना पड़ेगा। सेकंड है हमारे बच्चियों को जागरूक करना, हमारे बच्चों को, लड़कों को फॉर दैट मैटर, उनको जागरूक करना। छोटे छोटे बच्चे, उन्हें पता नहीं व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच। हम अपने घरों में सेक्सुअली कोई बात नहीं करते अपने बच्चों से, कोई सेक्सुअल पब्लिक में, बिकॉज ये टैबू है। आप अपने घरों की बात करें, मेरा खुद 1 साल का बच्चा है, हम नहीं बात करते बिकॉज हम बोलते ये चीजें छुपी रहनी चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले आता है परिवार। परिवार अपने बच्चों को बताए ये क्या है, इसमें गुड टच किसे कहते हैं, बैड टच किसे कहते हैं। केवल बच्चियों को नहीं, इवन लड़कों को बताए गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। और यदि ऐसा हो जाता है बच्चा तो अकेला, तुम्हें करना क्या है, उन्हें चीखना है, उन्हें चिल्लाना है। आप मानेंगे हमारे बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता परवरिश की वजह से कि वो चुप रहते,
और उनको डिप्रेशन हो जाता है। और जब माँ बाप को समझ में आता है कि मेरा बच्चा खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, इसे क्या हुआ है, तब पता चलता है कि ये बात है। तो सबसे पहले सबसे अहम रोल मैं समझती हूँ वो है परिवार का। उसके अलावा रोल आता है सोसाइटी का और रोल आता है पुलिस का और वेरियस अदर मशीनरीज जैसे कि चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है, पुलिस है, हम सबका रोल आता है। जो रोल हमारे लेवल पे है, जहां पर हमने जब भी कोई ऐसा कहीं पर इस तरीके से कोई केस सामने आता है, तुरंत आपने क्या एक्शन लिया, तुरंत आपने कितना जल्दी आपने उस व्यक्ति को पकड़ा, वो किस तरीके से वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसने पूरा फेस किया, वो हमारा रोल है। लेकिन वो जागरूकता वो जरूर हम कोशिश करेंगे। और मैं निवेदन करती हूँ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के सभी परिवारों से, कृपया करके अपने बच्चों के साथ खुलें, ओपन अप हों, एक कम्युनिकेशन रखें ताकि बच्चे ऐसी बातें करने में शर्माए ना और आपसे शेयर करें कि उनके साथ हो क्या रहा है। ऐसा मैं मानती हूँ। हम लोग देख रहे थे 2000 जी बिल्कुल, मेरे पिताजी यहाँ पर पोस्टेड थे, आपके आने से पहले हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे। तो मैं ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि ईश्वर ने इस लाइफ मुझे भी समझा कि मैं उसी कुर्सी पर बैठूं जिस कुर्सी पर मेरे पिताजी बैठे थे। और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट भी है। कल जब मेरे ट्रांसफर ऑर्डर आए तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि शायद मैं उस जगह पे जा रही हूँ जहाँ पर मेरे पिताजी की फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग थी और मेरी भी फॉर्चुनेटली फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग है। और मैं इस बोर्ड में ढूंढ रही थी कि क्या किसी महिला का नाम है, तो मुझे खुशी ये हो रही थी कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं ही फर्स्ट महिला हूँ इस जिले में एज डिस्ट्रिक्ट एसपी। यहाँ पर एडिशनल एसपी सुमेधा मैडम रहे हैं, बिना भारती भी चलिए आपसे पता चल गया सेकेंड हूँ मैं विद दैट बेस। नहीं वो ओके यस यस बिना भारती मैडम रहे हैं। चलिए बस मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत टचिंग मोमेंट है कि और मेरे फादर भी इक्वली बहुत खुश हैं। और मैं अपनी तरफ से ये समझती हूँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं अपनी वर्दी के साथ न्याय करूँ। मैडम आप जैसे चलिए अभी तो आप पुलिस अधीक्षक हैं, क्योंकि मैंने आपका पढ़ रहा था कल भी कि आप MBBS हैं, आप डॉक्टर जॉब कर रहा है, तो क्या आप पेशेंट भी हैंडल करते हैं? जी बिल्कुल, डिपार्टमेंट में आपकी बिल्कुल हैंडल करती हूँ। मैं अभी कमांडेंट बनकर थी और उससे पहले DSP कांगड़ा थी और कोविड का समय था और कोविड आया, लोगों को पता नहीं था कोविड क्या है। आज सबको पता है कोविड क्या है, कैसे बचना है, क्या करना है। हमारे जवान जो सड़कों पे दिन रात खड़े थे अपनी परवाह किए बगैर, हमारे थाने चौकी वाले सब लोग उस समय आप जानते हैं, आज भी इस समय कोरोना में जो बंदिशें सरकार ने लगाई हैं उसको एनफोर्स करने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस के जो लोग हैं, जो जवान हैं, जो महिलाएं हैं, वो सड़कों पर खड़े हैं वो एनफोर्समेंट करने के लिए। मुझे एक मौका मिला एज अ डॉक्टर अपने लोगों को बताने का सबसे पहले कि हम कैसे इससे बच सकते हैं, साइंटिफिकली उनको कन्विंस करने का। हमारे लोगों को ये नहीं पता था कि मास्क कैसे पहनते, आज आप सब जानते हो मास्क कैसे पहनते। हमारे लोगों को ये नहीं पता था कि हाथ सैनिटाइज कब करने हैं कब नहीं करने हैं। उसके बाद मैं जब कमांडेंट बनकर थी हमने कोविड केयर सेंटर बनाया वहां पर और हमने जो भी व्यक्ति हमारा पुलिस पर्सनल जो पॉजिटिव होता था उसको हम वहीं पर ट्रीट करते थे, हम उसको कहीं बाहर नहीं भेजते थे। हमने सारी सुविधाएं वहीं क्रिएट करी थी और हम दिन रात उनकी मॉनिटरिंग करते थे। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस दौरान मैंने अपनी मेडिकल जो मेरी नॉलेज है उसका पूरा जो फायदा खुद भी उठाया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दिया। और इन फ्यूचर अब क्योंकि मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एसपी हूँ तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने लोगों की फिटनेस, अपने लोगों की हेल्थ, जो हमारे पुलिस पर्सनल हैं उनके हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं, अल्कोहल की प्रॉब्लम है, बीपी शुगर स्ट्रेस हमारे पुलिस पर्सनल को बहुत ज्यादा रहता है। और मैं पूरा फोकस करूंगी कि हमारी जो फौज है डिस्ट्रिक्ट पुलिस हमीरपुर की, इनके हेल्थ के ऊपर फोकस करूं और कुछ इनके हेल्थ के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करूं विद द हेल्प ऑफ माय नॉलेज। एक बार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में नफरी का बहुत दिक्कत रहा है शुरू से ही। यहाँ पे जैसे कि जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से मतलब ऐसा कहा जाता है कि पूरे प्रदेश में सबसे कम मतलब जो पुलिस यहाँ पे पोस्टर है वो जवान है। तो ये और मेरे ख्याल से जो इस मसले को टेक ओवर करते रहे हैं पहले, जैसे अजित सिंह ठाकुर रहे हैं, सभी ने टेकअप किया है बिल्कुल। तो मैं क्या आपका भी रहेगा इसमें? जी देखिए, ऐसा है कि ये एक पॉलिसी मैटर है और यहाँ से प्रपोजल्स बन के जाते हैं रिविजन ऑफ स्ट्रेंथ के। उसमें आप कारण बताते हैं कि क्या कारण है अब रिविजन ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहिए। वो अल्टीमेटली सरकार के पास जाता है और वो सरकार को ही उसके लिए अप्रूवल देना है। तो
क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस रहते हैं। जब आप वहां पर जवान पोस्ट करेंगे तो उनके फाइनेंशियली भी इम्प्लीकेशंस रहते हैं। तो वो डेफिनेटली अगर वो मैटर्स, क्योंकि आज मैंने ज्वाइन किया है तो मुझे पता नहीं है उसका क्या स्टेटस है, बट वो डेफिनेटली वो एक मेरा प्रयास रहेगा कि रिविजन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए इसको हम परसू करें। और मुझे बहुत खुशी है कि PHQ से हमको हमेशा सपोर्ट मिलता है। जब भी हमारे जवानों का, हमारे पुलिस जो यूनिट है उसके वेलफेयर की बात आती है और उसके अलावा पुलिस यूनिट की बढ़ोतरी का, जो हम अपडेशन की बात कर रहे हैं या बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, उसमें हम सदैव PHQ से सपोर्ट मिलता है। आई एम श्योर हमें फ्यूचर में भी सपोर्ट मिलेगा और सरकार के पास अल्टीमेटली ये भेजा जाएगा, क्योंकि सरकार के हाथ में है इसको अप्रूव करना। आपसे ये भी गुजारिश है कि मैम अपना जो फोन नंबर है ना वो जरूर शेयर करें। मैं अभी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। मेरा नंबर 94 180 11003 है और मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। मैं इससे पहले SHO थी, तब भी मैं जहाँ जाती थी अपना फोन नंबर बोल के पब्लिसाइज करती थी कि किसी को कोई दिक्कत है बताएं। 11,003 मैं जरूर चाहूंगी कि आप मेरा नंबर जरूर, अगर आप प्रकाशित कर रहे हैं तो मेरा नंबर जरूर प्रकाशित करें, ताकि कोई भी लड़की बच्ची, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं यहाँ से ASP कमरा चली गई, मैं कमांडेंट चली गई, तो भी मुझे हमीरपुर से फोन आते थे कि मैडम ये है, मैडम ये दिक्कत है, तो मैं उनको कंसर्न SHO के साथ टाइप कराती थी। पर मुझे खुशी मिलती थी कि एटलीस्ट दे रिमेम्बर कि हम कहाँ पे दरवाजा खटखटा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मसले हम ऐसे होते हैं, चलिए आप भी कि जैसे कई बार कोई भी जा रहा होता है, हम में से कोई पत्रकार भी रास्ते में हमें कुछ ऐसी चीजें लगती हैं कि बाकी नहीं, तो हम अगर अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए जो पुलिस का काम है पुलिस ही कर सकती है। तो क्या होता है कई बार नहीं उठा पाते, कुछ अधिकारी होते हैं, आपको पता है इस सिस्टम में बहुत सारे लोग रहते हैं। चलिए कोई ऐसा प्रिपेयर्ड पर्सन हो कि हम उसको कॉल करें कि वो अपने हिसाब से जिसको भी, क्योंकि चलो जिला अलग बड़ा छोटा सा जिला है, पर फिर भी इंसिडेंट तो कहीं कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल, एनी टाइम मैं आपको कह रही हूँ, आपको कभी भी ऐसा लगे तो आप कॉल करें। ठीक। प्रेस नोट दिया जाएगा आपको रोज शाम को जैसे आता है। लेकिन अगर कोई ऐसी खबर आपको मान लीजिए इस तरीके से लगता है, कोई बहुत इमरजेंट या कोई बहुत सीरियस क्राइम और आपको एकदम से कुछ खबर चाहिए, तो हम यहाँ पर एक मीडिया ऑफिसर डेजिग्नेट करेंगे और उस मीडिया ऑफिसर के जरिए आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहेगा। और जहां पर आपको लगता है कि कोई मुझे प्रेस ब्रीफिंग करना है, जहां मुझे लगता है वहां पर मैं आप सबको कॉल करके प्रॉपर्टी प्रेस ब्रीफिंग। मैं आप सबसे सहयोग की उम्मीद करती हूँ। प्रेस जो है, मीडिया जो है, वो सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रह रहा है और मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे क्राइम, बहुत सी ऐसी चीजें आप सबको पता होती हैं, क्योंकि आप एक इंटेलिजेंस का भी काम करते हैं। तो अगर हम लोग सहयोग से काम करेंगे तो हमीरपुर जिले के लिए और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो आई रियली होप कि ये ऑपरेशन मुझे आप सबसे मिलेगा। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलकर से इशारा। धन्यवाद।